तो आज का जो टॉपिक है वही हम VTP जहाँ से लास्ट क्लास हम छोड़े थे वही से हम फिर से शुरू करेंगे। तो लास्ट क्लास ऑलरेडी हम VTP मोड जो स्विच का मोड होता है उसके बारे में भी हमने कुछ डिस्कशन किया था। तो उस डिस्कशन में हमारा VTP सर्वर मोड स्विच कंप्लीट हुआ था। देन आफ्टर दैट हमने ये कंप्लीट किया था क्लाइंट मोड का आपका स्विच जो है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और ट्रांसपेरेंट मोड हमारा हालांकि कंप्लीट हो गया था, थोड़ा बहुत उसमें पॉइंट है जैसे कि ट्रांसपेरेंट मोड स्विच हम कहाँ पे यूज करते हैं और थोड़ा बहुत छोटा मोटा इसके लिए कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में आज हम देख लेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर आप ट्रांसपेरेंट मोड स्विच के बारे में बात करते हो तो आपका ट्रांसपेरेंट मोड स्विच पे आप क्या कर सकते हो, आप स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड आप बोथ रेंज के VLAN जो है ना आप एक्सटेंडेड स्विच आपका जो ट्रांसपेरेंट मोड स्विच पे आप बना सकते हो। हालांकि सर्वर मोड स्विच पे अगर आप बनाना चाहते हो तो फिर आप सिर्फ स्टैंडर्ड रेंज से बना सकते थे। हालांकि अभी के लिए जो भी हम जितने भी बातचीत हम कर रहे हैं ना ये VTP वर्जन 2 तक है, ठीक है। 3 के बारे में आप मत सोचना, हम VTP के जो वर्जन 2 है ना उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो VTP वर्जन 2 के हिसाब से अगर मैं सर्वर मोड स्विच पे जाता हूं तो मैं VLAN क्रिएट कर सकता हूं और उसके इन्फॉर्मेशन भी आगे स्प्रेड कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ स्टैंडर्ड रेंज के VLAN क्रिएट कर सकता हूं। एक्सटेंडेड रेंज का VLAN मेरा सर्वर स्विच सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ट्रांसपेरेंट मोड स्विच के बारे में बात करता हूं, ट्रांसपेरेंट मोड के जो स्विच है ना उसमें मैं क्या कर सकता हूं, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड बोथ रेंज के VLAN में क्रिएट कर सकता हूं। अगर मैं क्या करता हूं, ओके हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरह के VLAN यहाँ पे बना सकते हो आपके जो ट्रांसपेरेंट मोड स्विच पे। अगर आप स्टैंडर्ड रेंज के कोई भी VLAN बनाते हो या उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो तो उस VLAN का इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है, आपका जो VLAN.dat वाला फाइल है जो कि आपका फ्लैश मेमोरी में रहता है उस फाइल के अंदर वो क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। और अगर आप कोई एक्सटेंडेड VLAN बनाते हो या फिर उससे रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप करते हो तो एक्सटेंडेड VLAN का जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ पर स्टोर करता है, वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास जनरल आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर वो स्टोर करके रख लेता है। अभी हम देखेंगे थोड़ा कि ये एक्सटेंडेड रेंज VLAN आपका जो ट्रांसपेरेंट स्विच है ना इसका एक्चुअली यूज क्या है। क्योंकि हमने देखा कि अगर VTP का हमारा मेन यूज ये है कि एक स्विच पे मैं सारे कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, बाकी स्विच के पास वो कॉन्फ़िगरेशन आपका जो है स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन इसको दे देगा, इसको देगा। तो मेरा क्या है, सबसे पहले ये दो स्विच पे मेरे को अभी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम एक ट्रांसपेरेंट मोड स्विच लेके आ रहे हैं जिसमें क्या है, अगर मैं कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ ट्रांसपेरेंट मोड स्विच पे तो वो उस कॉन्फ़िगरेशन को किसी को भी नहीं देता है, किसी के पास भी वो कॉन्फ़िगरेशन जो है आप ट्रांसपेरेंट मोड स्विच पे करते हो वो आगे फॉरवर्ड नहीं करता है या फिर आगे पास नहीं करता है। और दूसरा चीज़, अगर मेरा सर्वर स्विच इसके साथ कनेक्ट है और कोई अपडेट इसे दे रहा है ना तो उस केस में भी उस अपडेट को वो खुद में इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। मतलब ना तो ये किसी अपने खुद का इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहा है, ना ही किसी के पास से इन्फॉर्मेशन जो है वो ले रहा है। लेकिन फिर भी हम इसे नेटवर्क में क्यों लगाएंगे, क्यों इसका ज़रूरत है, कुछ तो ज़रूरत होगा इसलिए उन्होंने लेके आया होगा। क्योंकि पहले से हमने पढ़ा कि VTP जो है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर काम करता है। यहाँ पे आपका एक सर्वर रहता है जिसके पास सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है सारे VLAN बनाने की, जिसके ऊपर आप VLAN बनाते हो, फिर उसके बाद वो क्या करता है, पूरे आपका नेटवर्क में उस VLAN का इन्फॉर्मेशन को VTP मैसेज के जरिए स्प्रेड कर देता है। और पूरे नेटवर्क में जो भी क्लाइंट स्विचेस होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को अपडेट कर लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन से। लेकिन ये तो VTP का मॉडल हो गया, लेकिन फिर भी हम एक ट्रांसपेरेंट मोड स्विच लेके आ रहे हैं जो क्या कर रहा है, इस तरह का कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो इसका ज़रूरत क्या है, तो हम अभी देखेंगे उसका एक्चुअली ज़रूरत क्या है। ठीक है, अभी देखो मैं एक छोटा सा सिनेरियो लेके आपके सामने आता हूँ। आपके नेटवर्क में ये एक सर्वर था आपका, ये एक क्लाइंट था और ये भी एक क्लाइंट था।
ऐसा आपका ये एक सर्वर स्विच था, ये क्लाइंट स्विच हो गया, ये आपका एक क्लाइंट स्विच हो गया। सर्वर स्विच पे आपने 10 और 20 VLAN बनाया, ये इन्फॉर्मेशन इसने इसको दे दिया तो इसके पास भी 10-20 VLAN बन गया, इसके पास भी आ गया, इसके पास भी 10 और 20 जो VLAN आपके पास है वो भी बन गया। अभी क्या है, इस वाले स्विच के पास मेरे पास एक सर्वर कनेक्ट था, ठीक है, एक सर्वर मेरे पास कनेक्ट था। इस सर्वर को हो सकता है, जो सर्वर्स होते हैं ना वो आपके कुछ थोड़े बहुत यूज के लिए नहीं होता है, हो सकता है आपका सर्वर पब्लिक सर्वर भी हो सकता है, मतलब बाहर से भी यूजर आपके सर्वर को एक्सेस करने के लिए आ सकते हैं। और हमने क्या किया था, इस सर्वर की जो ये पोर्ट है ना, इस पोर्ट को VLAN नंबर 10 पे हमने डाल के रखा था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अब देखो सारे VLAN हमें ये जो VTP सर्वर वाला स्विच है ना, इस सर्वर पे हमें बनाना पड़ता है, तो इसलिए गलती से मान लो कोई यूजर यहाँ पे 10 नंबर वाला VLAN को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 10 नंबर वाला VLAN को जब आप डिलीट कर लोगे तो ये VLAN.dat वाला जो फाइल है ना, उसको फिर से ये अपडेट कर लेगा, और अपडेट करने के बाद फिर वो वाला अपडेट इसको दे देगा, ये इसके हिसाब से फिर खुद को अपडेट कर लेगा। आपका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर बढ़ गया होगा ना, तो ये स्विच क्या करेगा, खुद को अपडेट कर लेगा और ये VLAN 10 को डिलीट कर लेगा, फिर ये सेम मैसेज के अपडेट को जो है आगे दे देगा, ये भी खुद को अपडेट कर लेगा और 10 नंबर VLAN को डिलीट कर देगा। अभी क्या होता है, अगर आप किसी इंटरफेस को, ठीक है, किसी इंटरफेस को किसी VLAN का पार्ट बना लेते हो और उस VLAN को गलती से आप डिलीट कर लेते हो ना, तो इंटरफेस आपका कोई काम का नहीं होता है, वो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 का मेंबर नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर किसी इंटरफेस को हम एक पार्टिकुलर VLAN का मेंबर बना लेते हैं, डिफॉल्ट VLAN को छोड़ दो, VLAN नंबर 1 को छोड़ दो, बाकी दूसरे कोई VLAN का अगर हम मेंबर बना लेते हैं और गलती से वो VLAN आपका आप डिलीट कर लेते हो, तो वो इंटरफेस आपका क्या होता है, किसी भी VLAN का पार्ट नहीं बनता है। वो VLAN तब तक, वो इंटरफेस जब तक आप उस इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस नहीं करते हो या फिर उससे दूसरे VLAN का पार्ट या ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं बनाते हो, वो इंटरफेस क्या होता है, आपका उसी VLAN का पार्ट रहता है, हालांकि आपका VLAN जो है वो इनएक्टिव पड़ जाता है। तो इसीलिए आपका इंटरफेस भी इनएक्टिव की तरह ही काम करता है। मतलब यहाँ से अगर मैं 10 नंबर वाला VLAN को भी डिलीट कर देता हूँ, तो ये नंबर 10 नंबर वाला VLAN डिलीट होने के बाद भी ये इंटरफेस आपका क्या होगा, 10 नंबर VLAN का ही पार्ट बन के रहेगा, हालांकि आपका 10 नंबर VLAN जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। मतलब VLAN के डेटाबेस में 10 नंबर VLAN का कोई चीज नहीं होता है। तो अगर VLAN नहीं है तो इंटरफेस को अगर आप उस VLAN का पार्ट बनाओगे तो इंटरफेस कहाँ से काम करेगा, काम नहीं करेगा। तो उसी टाइम में आपका गलती से क्या है, ऐसा दिक्कत हो सकता है कि ये सर्वर को बाहर से लाखों यूजर एक्सेस करते थे, तो उनका एक्सेस भी नहीं होगा क्योंकि ये पोर्ट ऑलरेडी आपका इनएक्टिव है ना, तो ये सर्वर आपका जो है आपका नेटवर्क के साथ अभी कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें आपका दिक्कत हो सकता है कि बाहर के यूजर भी आपका जो भी जितना आपके खुद के नेटवर्क का यूजर हो या फिर बाहर का कोई भी यूजर हो, इस सर्वर को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा ना, अभी के लिए आपका सर्वर डाउन आप मान सकते हो। तो इससे बचने के लिए स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं, एक आपके पास एक DMG करके एक बोला जाता है, एक वर्ड आता है DMG, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हम बोलते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है। डीमिलिटराइज्ड जोन हम किसे बोलते हैं, एक्चुअली अगर आप रियल टाइम सिनेरियो के बारे में बात करोगे तो जहाँ पे आपका डेटा सेंटर होता है, ठीक है, आपके सर्वर आपके स्विचेस वगैरह जिस डेटा सेंटर के अंदर रहते हैं, उस डेटा सेंटर को हम क्या बोलते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अगर नेटवर्क डिवाइस के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जिस स्विच के ऊपर, ठीक है, जिस स्विच के ऊपर हमारा सर्वर वगैरह कनेक्टेड होते हैं ना, स्पेसिफिकली जो सर्वर्स आपके पास होते हैं, उस स्विच को हम DMG स्विच भी बोलते हैं, या फिर उस एरिया को जहाँ पे आपका सर्वर और स्विच लगा हुआ है उस एरिया को हम डीमिलिटराइज्ड जोन बोल देते हैं। तो जब भी हम किसी भी स्विच को DMG स्विच की तरह काम करते हैं, मतलब हमारा सर्वर जिस स्विच के साथ हम कनेक्ट करते हैं ना, उसी स्विच को हम क्या कर देते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट मोड में हम रख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे उस लाइन को भी लिख लेता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, जिस स्विच के साथ हमारा सर्वर वगैरह कनेक्टेड है उस स्विच को हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट मोड में रख देंगे। अभी दिक्कत क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मोड में रखने के बाद हमारा फायदा क्या होगा, देखो ये हमारा अभी क्लाइंट स्विच नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट स्विच है और इसके पास अभी VLAN 10 है, हमने क्रिएट किया है, ठीक है। अभी देखो ट्रांसपेरेंट मोड स्विच क्या करता है, मैंने आपको बताया था, इसने यहाँ से आपने गलती से VLAN 10 को डिलीट कर दिया तो उसने अपडेट ट्रांसपेरेंट स्विच के पास दे दिया। ट्रांसपेरेंट स्विच अभी उस अपडेट को रिसीव करने के बाद वो उस अपडेट को खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था।
उसने खुद में इंप्लीमेंट नहीं किया, तो VLAN 10 का इन्फॉर्मेशन जो उसके पास था उसने डिलीट नहीं किया, कोई भी चेंजेस आगे से आया इसके पास तो उस चेंजेस के हिसाब से उसने कोई इफेक्ट नहीं दिया, उसके हिसाब से उसने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। और उसने चेक किया कि इस जो डोमेन नेम है उस अपडेट के अंदर वो नॉल है या फिर डोमेन नेम कुछ आपने कॉन्फ़िगर किया है जो मेरे पास सेम है, डोमेन नेम अगर सेम है या फिर नॉल है उसके पास, तो उस केस में वो क्या करेगा, उसी सेम अपडेट को आगे वाले स्विच को तो दे देगा लेकिन खुद में इंप्लीमेंट नहीं करेगा। तो इस केस में आपका जो पोर्ट था, सर्वर आपका कनेक्टेड था ना, उस पोर्ट में आपका कोई भी दिक्कत नहीं आया क्योंकि आपका VLAN का कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, कोई डिजास्टर हो जाए, मतलब ये इसे हम डिजास्टर भी बोलते हैं, मतलब यहाँ से गलती से किसी ने, अगर किसी को पता नहीं था VLAN 10 को डिलीट कर दिया तो ये एक डिजास्टर की तरह हो गया ना, सारे आपके नेटवर्क में जो है वो VLAN 10 भी डिलीट हो जाएगा। तो उस तरह का डिजास्टर से बचाने के लिए अपने सर्वर को हम क्या करते हैं, जिस स्विच के साथ हमारा सर्वर कनेक्टेड होते हैं उस स्विच को हम एक स्टैंडअलोन स्विच में रखते हैं, और जिस स्विच में आपका VTP का मोड ट्रांसपेरेंट मोड होता है उस स्विच को हम स्टैंडअलोन स्विच भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली काम में आता है जब भी आपका ट्रांसपेरेंट मोड स्विच का यूज होता है। एक चौथा आपके पास स्विच है VTP ऑफ मोड स्विच। ठीक है, ये बेसिकली आपका ये स्विच के बारे में अगर मैं बात करूं, इट इज सिमिलर टू ट्रांसपेरेंट मोड स्विच। ये पूरे आपका जैसे कि ट्रांसपेरेंट मोड स्विच जिसने भी, मैंने आपको जितने चीज आपको बताया कि इसके पास अगर कोई अपडेट आता है तो ये भी क्या करता है, ऑफ मोड स्विच आपका खुद में इंप्लीमेंट नहीं करता। इससे कोई भी अपडेट आ गया इसके पास, डोमेन नेम सेम हो ना हो या कुछ भी हो, ये कुछ भी अपडेट खुद को नहीं करता है। जैसे आप ट्रांसपेरेंट मोड स्विच पे करते हो, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड रेंज VLAN आप क्रिएट करते हो, ये यहाँ पे भी आप स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड दोनों रेंज के VLAN क्रिएट कर सकते हो। ये भी खुद का अपडेट किसी को नहीं देता है। इट इज सिमिलर टू ट्रांसपेरेंट मोड स्विच। मैं इसका पॉइंट्स लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपके बेसिकली क्या होता है, इसमें भी अगर आपके पास कोई स्विच अगर ऑफ मोड में है, इस तरह का है, आप मान लो यहाँ पे आपका एक सर्वर स्विच कनेक्ट है, आगे आपका एक क्लाइंट मोड स्विच कनेक्ट है, इसमें आपने कोई भी VLAN का इन्फॉर्मेशन आपने क्रिएट किया, और ऑफ मोड स्विच पे आप स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड दोनों रेंज का VLAN आप क्रिएट कर सकते हो। ये भी सेम चीज़ करता है, स्टैंडर्ड रेंज के जो भी आप VLAN क्रिएट करते हो वो आप ये क्या करता है, आपका VLAN.dat वाला जो फाइल है ना उसके अंदर स्टोर करता है। अगर आप एक्सटेंडेड रेंज से कोई VLAN अगर आप क्रिएट करते हो तो उस केस में ये क्या करता है, आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो भी आपका एक्सटेंडेड VLAN है उसके इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करता है। इससे भी आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई अगर सर्वर फार्म है या फिर आपके पास DMG जोन है, तो जितने भी सर्वर आपके पास है उनको आप ऑफ मोड स्विच पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये सिमिलर आपका पूरा है जैसे आपका ट्रांसपेरेंट मोड स्विच, लेकिन एक ही फर्क इसमें आता है, ये इसके पास आया हुआ अपडेट, अगर ये ट्रांसपेरेंट मोड स्विच होता है ना तो इसके पास अगर कोई अपडेट आता है तो डोमेन नेम अगर सेम है या नॉल है तो उस केस में वो आगे वाले डिवाइस को दे देता है। खुद में तो अपडेट नहीं करता है, खुद को अपडेट नहीं करता है, लेकिन आगे वाले डिवाइस जो है उसको दे देता है। लेकिन ऑफ मोड स्विच ऐसा नहीं करता है। अगर सर्वर से इसके पास कोई अपडेट आ गया तो ये ना तो इसी अपडेट को खुद में इंप्लीमेंट करेगा ना ही आगे जाने देगा। ठीक है, इसके पास कोई भी अपडेट आ गया तो ये एक वॉल की तरह काम कर लेता है, मतलब ना तो ये खुद में इंप्लीमेंट करेगा ना ही आगे किसी को दे देगा। ठीक है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस तरह का चीज ये करता है।
ट्रांसपेरेंट मोड स्विच आपका ऐसा करता था कि मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन दूसरे को दे दूंगा, वो खा लेगा। लेकिन यहाँ पे ऑफ मोड स्विच जो है ये ना तो खाएगा ना खाने देगा किसी को, ठीक है। इसके पास कोई भी अपडेट आता है तो उसके ऊपर वो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं लेता है, मतलब ना तो खुद पे अपडेट कर लेता है, ना ही आगे किसी को पास करता है, ठीक है। ये आपका एक ऑफ मोड स्विच था। तो ये आपका 4 तरह का मोड होते हैं VTP में। जिस स्विच पे आप जो मोड कॉन्फ़िगर करते हो उसी हिसाब से वो स्विच को आप VTP का उसी तरह का स्विच बोलते हो। आप VTP वर्जन 2 तक आप शायद वो कर सकते हो, आप ट्रांसपेरेंट मोड तक शायद जा सकते हो, ऑफ मोड शायद उसमें नहीं आएगा, हम देखेंगे। पैकेट ट्रेसर में तो आपको नहीं आएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और ये आज का प्रैक्टिकल में आप पैकेट ट्रेसर में आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो है मैं आपको टेस्ट करूँगा, जो मेरे पास जो स्विच है हाई एंड वाला, वो उसमें मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। एक सेकेंड, मैं इसमें एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें आपके पास ऑफ मोड देखने को आपको नहीं मिलेगा। और ये वाले स्विच पर अगर मैं टेस्ट करता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार क्या हो गया भाई इसका। हाँ, यहाँ पे आपको ऑफ मोड देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्जन 2 वर्जन 3 दोनों पे आप चला सकते हो। ठीक है, आप वर्जन 2 पे भी आप ऑफ मोड चला सकते हो, वर्जन 3 पे भी चला सकते हो, लेकिन वर्जन 1 पे आपके पास जो है ना, हम लोग अभी भी हम वर्जन 1 के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम वर्जन 2 के लिए डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका नहीं आता है, ठीक है। और पैकेट ट्रेसर में ये फीचर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अभी हम बेसिकली हम देखेंगे, जब प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे और भी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, इसको कैसे कॉन्फ़िगर वगैरह करना है वो भी हम देखेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा देखेंगे कि VTP को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस जो भी इंफॉर्मेशन मैं पास करा रहा हूँ, मतलब ये अगर मेरा क्लाइंट स्विच है या सर्वर स्विच है, तो यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन पास कराने के लिए, पूरे नेटवर्क में स्प्रेड कराने के लिए, मेरे को VTP पूरा चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा है ट्रंकिंग। ठीक है, ट्रंकिंग बिटवीन स्विचेस मतलब आपका क्या है, ये वाला डिवाइस अगर आपका सर्वर है और ये वाला डिवाइस आपका अगर क्लाइंट है, यहाँ से यहाँ तक आपका VTP का जो अपडेट पास कराने के लिए ना, आपके पास ये लिंक आपका ट्रंक होना जरूरी है। ये अगर एक्सेस होगा तो नहीं होगा, आपका VTP का मैसेज जो है आगे पास नहीं होगा, ये ट्रंक होना आपका जरूरी है। VTP के मैसेज कभी भी आपका एक्सेस पोर्ट से आगे नहीं जाते हैं, ठीक है। सिर्फ ट्रंक लिंक जितने भी होते हैं आपके पास, उसी ट्रंक लिंक से ही आपका VTP का अपडेट जो है वो आगे जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप VTP का इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कराना चाहते हो, तो उस केस में आप एक VLAN के लिए इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए अगर आप एक्सेस लिंक वगैरह कॉन्फ़िगर किया हो, या फिर आपके पास 5 VLAN के लिए अगर आपने 5 एक्सेस लिंक कॉन्फ़िगर करके रखा है 2 स्विच के बीच में, तो आपका जो VTP का इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपका आगे पास नहीं होगा। आपके VTP के इन्फॉर्मेशन पास होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ट्रंक लिंक चाहिए। हालांकि ये चाहिए ही ना, क्योंकि VTP आप बना रहे हो किस लिए, मल्टीपल VLAN के इन्फॉर्मेशन आगे पास कराने के लिए। तो मल्टीपल VLAN का इन्फॉर्मेशन अगर आप आगे पास करा रहे हो, तो उसका मतलब दोनों डिवाइस के बीच में भी मल्टीपल VLAN के लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। तो मल्टीपल VLAN के लिए कम्युनिकेशन होने के लिए आपको ट्रंक लिंक की जरूरी है। तो इसीलिए आपका VTP जो है ऐसा ही आपका बनाया गया है कि 2 डिवाइस के बीच VTP के मैसेज, कुछ भी मैसेज जो है या फिर इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए आपका लिंक ट्रंक होना चाहिए। दूसरा आपका है VTP डोमेन। ठीक है, VTP डोमेन नेम शुड बी मैच और सेम आप लिख सकते हो दोनों तरफ। इस डिवाइस का VTP डोमेन अगर AB मैंने रखा है, तो इसका भी VTP डोमेन आपका AB होना चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस VTP अपडेट आपका पास होने के लिए, या फिर दूसरे डिवाइस VTP अपडेट को एक्सेप्ट करके अपडेट कराने के लिए, आपका दोनों डिवाइस के जो डोमेन नेम है ना, वो आपका सेम होना चाहिए। और एक आपके पास ऑप्शन है VTP पासवर्ड। पासवर्ड के बारे में हम देखेंगे।
शुड बी सेम। अगर आपने VTP का पासवर्ड कुछ कॉन्फ़िगर करके रखा है एक स्विच पे, तो दूसरे स्विच पे भी सेम पासवर्ड के साथ VTP पासवर्ड कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा अभी देख लेते हैं VTP पासवर्ड के बारे में। ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या है, अब देखो ये जो स्विच आपका है ना, ये सर्वर स्विच है आपका, ये आपका क्लाइंट स्विच है, ये आपका क्लाइंट स्विच है, ये आपका होल नेटवर्क था। तो आपका VTP में क्या होता है, आपके पास अगर 2 सर्वर है ना, मान लो यहाँ पे और एक आपने सर्वर भी कनेक्ट करके रखा है ना, तो आपका क्या होता है, मान लो इस सर्वर पे आपने पहले क्या किया, VLAN नंबर 10 आपने क्रिएट किया, ये सर्वर नंबर 1 आपके पास था, ये सर्वर नंबर 2 है, इसने अपडेट इसको दे दिया, ये खुद में इंप्लीमेंट करेगा, VLAN नंबर 10 बना लेगा, ये इस अपडेट को इसको भी दे देगा और इसको भी दे देगा। और सर्वर स्विच भी आपका क्या करते हैं, जो भी अपडेट दूसरे सर्वर से इनके पास आता है तो वो क्या करते हैं, आपका खुद को भी अपडेट कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये खुद को अपडेट कर लेंगे, इस स्विच के पास आया तो इसने VLAN नंबर 10 की इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर ली। अभी स्विच 2, ये जो सर्वर 2 आपके पास है ना, इस सर्वर 2 के जो VLAN डेटाबेस है उसमें VLAN 10 का इन्फॉर्मेशन आ गया, इसने फिर से एक नया VLAN बनाया, VLAN 20। इस सेकंड वाले सर्वर जो है ना आपके पास, इसमें आपने VLAN 20 बनाया, तो ये सर्वर भी क्या करेगा, अपडेट दे देगा क्लाइंट को। तो क्लाइंट क्या करेगा, पहले तो इंप्लीमेंट कर लेगा, VLAN 20 का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अटैच कर लेगा, फिर उसके बाद इसको भी इन्फॉर्मेशन दे देगा, इसको भी इन्फॉर्मेशन दे देगा, इसको इन्फॉर्मेशन मिलते ही ये भी VLAN 20 क्रिएट कर लेगा, ये भी VLAN 20 क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो आपके नेटवर्क में क्या है, अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स है ना, तो अगर मल्टीपल सर्वर भी आपका VLAN का इन्फॉर्मेशन में कुछ भी चेंजेस करते हैं और डोमेन नेम वगैरह और पासवर्ड वगैरह सब कुछ अगर सही है, तो उस केस में आपके दूसरे सर्वर भी उसके अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट है, जिसका CR नंबर ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, खुद को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी मान लो ये आपका पूरा नेटवर्क पड़ा हुआ था, ठीक है, आपका नेटवर्क सही चल रहा है। अभी हो सकता है किसी ने क्या किया, आपके जो PC लैपटॉप वगैरह आपके पास होते हैं ना, उस लैपटॉप को भी आप चाहो तो VMware में स्विच का इमेज वगैरह डाल के आप स्विच बना सकते हो, और उसमें भी आप क्या कर सकते हो, VTP भी आप रन कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई अगर क्या क्या गलती से किसी ने एक नया स्विच ला के लगा दिया, ठीक है, आप क्या कर सकते हो सकता है ऐसा कि एक डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट था, एक PC, इसने कुछ बगस सॉफ्टवेयर या फिर आपका VMware वगैरह कुछ भी यूज करके उसने स्विच का इमेज बनाया और इस PC को उसने स्विच बना दिया। ठीक है, और स्विच बनाने के बाद इससे क्या किया, उसने VTP का सर्वर बना दिया, और VTP का सर्वर बनाते ही इस लिंक को भी वो ट्रंक लिंक बना सकता है कॉन्फ़िगर करके, क्योंकि उसके पास VMware वगैरह है, जो टूल है उसे बनाने के लिए, वो उस टूल को यूज करके कुछ भी कर सकता है। तो उसने इसको क्या किया, ट्रंक लिंक बना दिया, और बनाने के बाद आपके इस डिवाइस में, ये जो डिवाइस आपका कनेक्ट था ना, इसके पास मान लो ये ऑटो मोड में था। ठीक है, DTP का जो डायनामिक ऑटो है ना, बाय डिफॉल्ट आपका मोड होता है, उसी मोड में था, और ये VLAN 1 पे पड़ा था, ऐसा कुछ था। तो इसने इसको डिजायरेबल मोड बना लिया और ये आपका ट्रंक लिंक हो गया, और ट्रंक लिंक होते ही ये डिवाइस क्या करेगा, मैंने आपको बताया VTP का मैसेज जितने भी ट्रंक लिंक आपके पास होता है उस ट्रंक लिंक में पास हो जाता है। तो ये पहले तो क्या करेगा, VTP का अपडेट इसको दे देगा, और इसने उस अपडेट के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, VLAN 10 और 20 को क्रिएट कर लिया। अभी ये तो आपका कुछ था ना, कुछ दिक्कत करने के लिए ये यूजर आया था, इसलिए तो इसने बनाया था इसको कि स्विच बनाया था अपने PC को और उसमें VTP एनेबल किया था। तो ये अभी क्या किया, इस VLAN 10 को उसने नो कर दिया, नो VLAN 10, नो VLAN 20, ये भी कर रहा है। पहले से जब इसके पास कोई अपडेट आया था उसमें CR नंबर कुछ भी था, तो उस CR नंबर के हिसाब से इसने खुद को अपडेट किया था। अभी इसने 2 कमांड चलाई नो वाला, तो CR वैल्यू जो आपका है ना वो भी 2 पॉइंट से इंक्रीज हो जाएगा, या फिर इट विल इंक्रीज बाय 2, 2 नंबर के साथ इंक्रीज हो जाएगा। और ये जैसे कि आपका VTP सर्वर इसने खुद को बना लिया, तो ये भी अपडेट आगे दे देगा, इसके पास जब आ जाएगा इसने खुद का CR नंबर जो है वो चेक करेगा, और चेक करने के बाद इसको पता चलेगा कि यहाँ से जो अपडेट मेरे पास आ रहा है, इस अपडेट में CR वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ से जो मेरे को अपडेट रिसीव हो रहा है, ये अपडेट मेरा क्या है, लेटेस्ट अपडेट है, और मेरे पास जो पुराना अपडेट पड़ा है वो अपडेट मेरा सही नहीं है, तो मेरे को अपडेट कर लेनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने डेटाबेस को अपडेट कर लेगा, और VLAN 10 और 20 जैसे कि इसने डिलीट किया था, तो ये भी इसके डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। फिर खुद में इंप्लीमेंट करने के बाद ये क्या करेगा, इस मैसेज को आगे पास करा देगा, ये भी सेम चीज़ करेगा, और इसको भी पास करा देगा और इसको भी पास करा देगा। ये भी क्या करेंगे, अपने जो VLAN इन्फॉर्मेशन है ना 10 और 20 जो भी इसने कमांड डाला था उसको डिलीट कर लेंगे। तो हो गया ना आपका पूरा नेटवर्क का तो सत्यानाश हो गया ना, मतलब सारे VLAN का इन्फॉर्मेशन आपके पूरे नेटवर्क से डिलीट हो गया। तो इसमें क्या है, आपके नेटवर्क में दिक्कत आ जाएगा। जितने देर तक आप इसे ट्रबल शूट करके फाइंड करते हो और सब कुछ सही नहीं कर देते हो, तब तक आपका क्या है, सारे नेटवर्क, आपका पूरा जो नेटवर्क है वो डाउन पड़ जाएगा। तो दिक्कत हो सकता है ना। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, VTP में आपके पास एक फीचर है VTP पासवर्ड करके,
आप एक काम कर सकते हो, इस डिवाइस में जो आपके पास सर्वर है बीटीपी का, उस सर्वर में आप एक बीटीपी पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और जितने भी आपके पास डिवाइस है सारे डिवाइस में आप सेम पासवर्ड दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये डिवाइस जब भी आगे इसके पास कोई अपडेट भेजेगा ना, ये सबसे पहले आपका क्या करेगा, सबसे पहले आपका डोमेन नेम को मैच कराएगा, उसके बाद पासवर्ड वैल्यू चेक करेगा कि पासवर्ड मेरा सही है कि नहीं है, क्योंकि इस डिवाइस में भी हमने सेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करके रखा है बीटीपी के लिए। इसने डोमेन नेम मैच किया, डोमेन नेम सही है, सेम है तो एक्सेप्ट कर लेगा, फिर पासवर्ड चेक करेगा, पासवर्ड सही है तो वो अपडेट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद फिर सीआर वैल्यू का जो वैल्यू है ना उसको चेक करेगा, अगर लेटेस्ट है तो उस अपडेट को वो खुद में अपडेट करेगा। अगर इसके पास पासवर्ड गलत है या फिर पासवर्ड का इन्फॉर्मेशन कुछ भी चेंजेस है तो वो क्या करेगा, उस अपडेट को डिस्कार्ड कर देगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर देंगे, इसमें भी पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो अभी हमारा थोड़ा सिक्योरिटी बन गया ना बीटीपी के ऊपर। तो उसमें अभी क्या होगा, ये वाला डिवाइस अगर सर्वर बन भी जाता है, ये कभी भी कोई अपडेट दे देगा ना, तो ये डिवाइस क्या करेगा, डोमेन नेम अगर सेम भी है तो डोमेन नेम के बाद ये क्या करता है, आपका बीटीपी का पासवर्ड जो है ना उसको चेक करेगा और पासवर्ड यहाँ पे मिसमैच आ जाएगा। मिसमैच आते ही वो उस अपडेट को ना तो एक्सेप्ट करेगा, ना ही खुद में इंप्लीमेंट करेगा, ना ही आगे भेजेगा। आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए एक छोटा सा हमारे पास एनक्रिप्ट करने के लिए बीटीपी की मैसेज, सॉरी बीटीपी के जो आपके पास जो भी अपडेट वगैरह आते हैं ना, उसको थोड़ा सिक्योर बनाने के लिए हमारे पास बीटीपी पासवर्ड करके एक छोटा सा फीचर है, उसको भी हम यूज करके पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये डोमेन के बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, तो आपका क्या होता है, देखो आप बताओगे, अभी अभी यहाँ पे आपने सवाल आपके दिमाग में नहीं आया तो मैं एक सवाल करता हूँ। यहाँ पे क्या है, हो सकता है ये जो डिवाइस कनेक्ट है ना, ये तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, इसे बीटीपी का डोमेन कैसे पता चला, डोमेन पता नहीं तो ये अपडेट नहीं भेज पाएगा ना। तो इसके पास VLAN जो बीटीपी का डोमेन है ना, उसके इन्फॉर्मेशन कैसे आया, क्योंकि ये तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ये तो किसी भी स्विच का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कंसोल कनेक्ट करके या कुछ भी कनेक्ट करके चेक नहीं करेगा ना, इसके पास तो पासवर्ड वगैरह नहीं होगा, ये कैसे चेक करेगा। तो फिर इस डिवाइस के पास इन्फॉर्मेशन कैसे आया। आपके बीटीपी में क्या होता है, जब भी आप कोई नया डिवाइस आप कनेक्ट करते हो ना, ये स्विच दो स्विच मैंने कनेक्ट किया, नया डिवाइस आप कनेक्ट करते ही उस डिवाइस में आपका डोमेन नेम ब्लैंक होता है, जिसे हम नॉल बोलते हैं, लिखा कुछ नहीं होता है और उसे हम इसलिए नॉल डोमेन बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप जब भी कोई डोमेन आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो ना, तो क्या होता है, वो उस नॉल के जगह जो भी डोमेन नेम आपने कॉन्फ़िगर किया उसको सेट कर लेता है। अभी देखो, ये मेरे पास एक सर्वर स्विच है, तो ये सर्वर हो सकता है या क्लाइंट हो सकता है, कुछ भी स्विच हो। इस पे मैंने डोमेन नेम मैंने क्या सेट किया, ABC। ठीक है, अभी इसमें डोमेन नेम मैंने कुछ भी सेट नहीं किया, तो इसलिए ये डोमेन नेम आपका नॉल है, अभी नॉल पड़ा है। आपका क्या होता है, बीटीपी के जो जब हम मैसेज के बारे में बात करेंगे तो बीटीपी का मैसेज भी आपका क्या होता है, ट्रिगर और पीरियोडिक दोनों बेस पे आपके जाते हैं। पीरियोडिकली आपका बीटीपी का मैसेज जो है वो ट्रैवल होता है। तो क्या होता है, ये सर्वर मैसेज जब भी पहली बार अपडेट भेज देता है ना, और इसके पास इसने देखा कि मेरे पास डोमेन नेम मिसमैच हो रहा है, मतलब मेरे पास डोमेन नेम कुछ भी नहीं है, नॉल है, और इसके पास डोमेन नेम क्या है, जो मैसेज में आ रहा है ABC आ रहा है। तो सबसे पहले ये स्विच आपका क्या करता है, डोमेन नेम को इनहेरिट कर लेता है डोमेन नेम। फर्स्ट दिस स्विच विल इनहेरिट द डोमेन नेम इन केस द डोमेन नेम इज नॉल। अगर इसके पास डोमेन नेम कुछ नहीं है तो सबसे पहले इसके पास जब पहली बार बीटीपी का मैसेज आएगा ना, ये क्या करेगा, डोमेन नेम को इनहेरिट कर लेगा। इनहेरिट करेगा मतलब उस मैसेज से कोई भी फील्ड वो चूज नहीं करेगा, बस डोमेन नेम को चूज करेगा, उस डोमेन नेम को उठा के खुद में अपडेट कर लेगा। अभी इसके पास VLAN का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। पहली बार जब पहली बार मैसेज इसके तरफ से पहले वाला स्विच पे जब मैसेज आया था ना इसके पास, अगर इसके पास डोमेन नेम नॉल था तो ये उस मैसेज से सबसे पहले क्या करेगा, डोमेन नेम को इनहेरिट करके या फिर उठा के खुद में कॉन्फ़िगर कर देगा, लेकिन फिर भी इसकी VLAN डेटाबेस में कोई भी इन्फॉर्मेशन वो कॉन्फ़िगर नहीं करेगा। फिर क्या होगा, आपका जो भी पीरियडिकली टाइम था उस टाइम के बाद ये स्विच फिर से क्या करेगा, बीटीपी का सेम मैसेज आगे भेज देगा। सेकेंड मैसेज आते ही वो क्या करेगा, फिर से मैच कर लेगा, डोमेन नेम इसके पास अभी है और डोमेन नेम सेम है, तो वो अपडेट को एक्सेप्ट कर लेगा, CR वैल्यू के हिसाब से वो क्या करेगा, फिर खुद में अपडेट कर लेगा। इसी तरह का आपका होता है बीटीपी में। ठीक है, इसीलिए इस डिवाइस के पास अगर कोई डोमेन नेम ये कॉन्फ़िगर भी नहीं करता है ना, अगर इस डिवाइस को खुद के डिवाइस को ये सर्वर या फिर क्लाइंट बना लेता है, तो उस केस में आपका क्या होता है, जो भी अपडेट इसके तरफ इसके पास ये कनेक्ट होते ही ट्रंक क्लिक में ये क्या करेगा, सबसे पहले अपडेट दे देगा। पहले अपडेट में ये क्या करेगा, डोमेन नेम को ले लेगा और खुद में डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर लेगा। फिर दूसरी बार जब ये वाले डिवाइस से कोई अपडेट आ गया बीटीपी का अपडेट, तो उसे एक्सेप्ट करके खुद में इंप्लीमेंट कर लेगा। उसके बाद जो भी चेंजेस उसे करना है, जो भी डिलीट वगैरह करना है वो कर लेगा। और खुद को अगर सर्वर उसने बना दिया तो उस केस में आपका क्या है, वो सर्वर बन के पूरे नेटवर्क को आपका अपडेट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा CR वैल्यू के ऊपर और थोड़ा छोटा सा चीज हम देखेंगे।
तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सीआर वैल्यू आपका नया जब भी आप स्विच बनाते हो ना, तो उस स्विच में आपका सीआर वैल्यू 0 होता है। आप उसके बाद VLAN.dat फाइल में कोई भी VLAN डेटाबेस पे आप अगर कोई भी छटकानी करते हो, कुछ भी चेंजेस मॉडिफिकेशन या नया कुछ ऐड डिलीट कुछ भी आप कर लेते हो, तो उस केस में आपका हर बार थोड़ा सा चेंज होते ही आपका जो सीआर वैल्यू है वो इंक्रीज बाई 1, आपका 1 के साथ इंक्रीज हो जाता है। जितने बार आपने 100 बार चेंज किया तो 100 बार चेंज करने के बाद भी आपका वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। आपको 100 देखने को मिलेगा। अभी बात ऐसा है, 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक है, अब केस ऐसा है हमारे पास कि जो सीआर वैल्यू है ना उसे हम फिर से रीसेट करना चाहते हैं 0 में। क्यों रीसेट करना चाहते हैं? कुछ वजह तो हो सकता है ना। तो ऐसा हो सकता है हमारे पास ऐसे कुछ स्विचेस है, ठीक है, और इस स्विच में जो सीआर वैल्यू है ना वो आपका सीआर वैल्यू आप मान लो 10 करके है। इस स्विच में भी आपका पुराना सीआर वैल्यू 10 करके है, इसका भी सीआर वैल्यू आपका 10 करके है। ठीक है, किसी भी वजह से आप चाहते हो, किसी कुछ ज़रूरत पड़ा तो आप चाहते हो ये जो सर्वर आपका है, ये आपका सर्वर था या क्लाइंट कुछ भी था, इसको आप चाहते हो फिर से अपडेट कराने के लिए। ठीक है, आप क्या चाहते हो? फिर से VTP से अपडेट कराने के लिए। मतलब गलती से ये आपका सर्वर स्विच था या आगे कोई आपका अपडेट मान लो किसी वजह से इसने नहीं भेजा था या फिर कुछ ऐसा हुआ था या फिर क्लाइंट स्विच था ये आपके पास, तो कुछ भी आपने करके इस क्लाइंट स्विच को मान लो किसी ने गलती से सर्वर कुछ देर के लिए बना लिया था और ये उस टाइम में आपका ये कम्युनिकेशन नहीं था, और उस सर्वर को बनाते ही उसने क्या किया था, कुछ डिलीट वगैरह कर लिया था VLAN वगैरह की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपके पास VTP का मैसेज दूसरी तरफ से किसी वजह से नहीं आया, तो आप अभी क्या चाहते हो? इसका सीआर वैल्यू को 0 करना चाहते हो ताकि कुछ भी मैसेज इसके पास VTP का आ जाए तो ये खुद को अपडेट कर ले। आप ऐसा चाहते हो। ठीक है, आप क्यों 0 करना चाहते हो? क्योंकि अगर मैं 0 कर लेता हूं तो इसके बाद अगर इसके पास कोई भी मतलब सीआर वैल्यू के साथ अगर कोई अपडेट आ जाता है ना तो ये खुद को अपडेट कर लेगा, क्योंकि इसका सीआर वैल्यू क्या है? 0 है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारा सवाल ऐसा है कि जो भी हमारे पास पुराना सर्वर या क्लाइंट लगा हुआ है उसका सीआर वैल्यू को हम 0 क्यों करेंगे? एक्चुअली अभी के लिए जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ रियल टाइम में ये सिनेरियो नहीं है। इसको बताने के बाद मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा हम क्यों बनाते हैं, 0 क्यों करते हैं, सीआर वैल्यू 0 करने की ज़रूरत क्या होता है। तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। पहले वाला ऑप्शन होता है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, अगर आप सीआर वैल्यू 0 करना चाहते हो तो आप कुछ देर के लिए उस डिवाइस को आप ट्रांसपेरेंट मोड में ले आओ, VTP का मोड जो है उसे चेंज करके ट्रांसपेरेंट मोड बना दो। फिर उसके बाद फिर से आप जो भी सर्वर था या क्लाइंट था जो भी आप बनाना चाहते थे फिर से आप उस पर ले आओ। ठीक है, आपका क्या होगा, जब आप ट्रांसपेरेंट मोड में उसको कन्वर्ट कर लोगे ना, VTP का मोड जब भी आप चेंज करके ट्रांसपेरेंट में ले आओगे तो उसका सीआर वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर से जब उसको आप सर्वर या क्लाइंट पे ले आओगे तब भी आपका सीआर वैल्यू जो है ना वो 0 ही रहेगा। लेकिन एक बार VTP का कोई अपडेट उसके पास आ गया फिर उसके बाद वो क्या करता है, उस अपडेट के अकॉर्डिंग जो भी सीआर वैल्यू उसमें होता है उसको अपडेट करा लेता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, ये अगर मेरा स्विच है, सर्वर हो या क्लाइंट हो कुछ भी हो, इसमें डोमेन नेम मैंने ABC कॉन्फ़िगर करके रखा था, तो आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए इसका डोमेन नेम जो है ना आप DEF कर लो या कुछ भी कर लो। फिर थोड़ी देर डोमेन नेम चेंज होते ही आपका क्या होगा, जो सीआर वैल्यू आपके पास है ना वो सीआर वैल्यू आपके डिवाइस का चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करो, उसको चेंज करके फिर ABC वाला डोमेन नेम पे ले आओ, काम खत्म। आपका सीआर वैल्यू फिर से ABC डोमेन नेम आपका ABC में आ जाएगा जो पुराना आपके पास था, उसके साथ साथ आपका सीआर वैल्यू भी 0 हो जाएगा। उसके बाद लेकिन कोई अगर VTP का मैसेज इसके पास रिसीव हो जाता है ये वाले स्विच पे, तो फिर ये क्या करता है, खुद को अपडेट कर लेता है सीआर वैल्यू के साथ। ठीक है,
ये दो मेथड आपके पास होते हैं और बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह में ये वाले सवाल आपको पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। सीआर वैल्यू किसी भी स्विच का 0 या फिर रीसेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। कुछ देर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड में लाना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट मोड में चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं या फिर डोमेन नेम चेंज करके, ठीक है। दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। अब हमारे पास एक VTP का प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम के बारे में हम देखेंगे तो अभी आपको थोड़ा पता चलेगा कि आपको क्यों ये जो सीआर वैल्यू 0 है ना वो बनाना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, VTP सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप देखो, आपके नेटवर्क में एक सर्वर आपका कनेक्ट था, एक क्लाइंट आपका कनेक्ट था और एक क्लाइंट आपका कनेक्ट था। 3 स्विच के साथ आपके था। आपने वहाँ पे क्या 1 नंबर VLAN आपका ऑलरेडी था, 10 20 आपने बनाया, तो इसने भी अपडेट इसको दिया था, इसने भी 1 10 और 20 इसने बना लिया, इसने भी दिया था तो 1 10 20 इसने भी बना लिया, ठीक है। और एक आपके पास दूसरे नेटवर्क था, दूसरे नेटवर्क में भी एक सर्वर था, एक क्लाइंट था। दूसरे नेटवर्क में आपने क्या किया था, सर्वर स्विच पे आपने VLAN 50 बनाया था, 70 बनाया था, तो इसने अपडेट क्लाइंट को भी दिया था, VLAN 50 और 70 उसने बनाया था। तो किसी वजह से आपको क्या जरूरत पड़ा, आपने जो सेकंड वाला आपके पास नेटवर्क है ना, ये स्विच को आपने निकाल लिया, ठीक है। ये स्विच को आप निकाल के क्या कर रहे हो, अभी इसे लाके यहाँ पे कुछ जरूरत पड़ा, जो पहले वाला नेटवर्क आपके पास है ना, उस नेटवर्क में यूजर बढ़ाने की या कुछ जरूरत पड़ा, तो आपको लगा कि सेकंड वाले नेटवर्क में जो है ना मेरा ये स्विच का कोई जरूरत नहीं हो रहा है, तो ये स्विच को लाके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। आपको ऐसा लगा, ठीक है, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आप इसे निकाल के बेफिक्र आप निकाल के इसे यहाँ से निकाल लो और इसमें साथ इसमें क्या करो, दूसरे स्विच के साथ एक ट्रंक लिंक बना के इसे कनेक्ट कर दो, काम हो गया आपका। लेकिन दिक्कत ऐसा है कि इसमें कुछ भी चेंजेस आपका था ना, इसका सीआर वैल्यू आपके पास 50 था और इसमें आपका सीआर वैल्यू जो आपका पूरा नेटवर्क है इसमें 10 था। इसके पास भी सीआर वैल्यू आपका 10 था, इसके पास भी सीआर वैल्यू आपका 10 था। अभी क्या है, आपका स्विच क्लाइंट हो या सर्वर हो उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी आप कुछ भी चेंजेस आप करते हो ना, आप चेंजेस सिर्फ सर्वर वाले स्विच पे कर सकते हो, लेकिन किसी भी नेटवर्क के पास अगर आप कोई पुराना वाला क्लाइंट स्विच लाके भी लगाते हो ना, तो वो क्लाइंट स्विच भी आपका अपडेट पास करा देता है। खुद के पास जो भी अपडेट है ना वो भी आगे पास करा देता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपके पास ये एक सर्वर था और एक क्लाइंट था, आपने ऑलरेडी कनेक्ट करके ये आपका ऑलरेडी नेटवर्क जो है कनेक्ट था, आपने कुछ नया जो है क्लाइंट आपने लगाया, तो ये क्लाइंट इसमें ट्रंक लिंक कनेक्ट होते ही इसके पास जो भी आपका VLAN डेट का अपडेट था ना, ये अपडेट भी ये इसको दे देता है, ये भी इसको दे देता है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, जिसका सीआर वैल्यू आपका ज़्यादा होता है वही एक्सेप्टेबल होता है, जिसका कम होता है वो इग्नोर हो जाता है, ठीक है। इस तरह का होता है। मतलब आप जो भी VLAN वगैरह क्रिएट करो या VLAN .dat फाइल में कुछ भी आप चेंजेस चाहते हो तो आप कहाँ पे कर सकते हो, सर्वर वाले स्विच पे आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट स्विच के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है ना, तो वो क्या करता है, खुद के इंफॉर्मेशन को भी एज ए अपडेट आगे भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये स्विच का आपका सीआर वैल्यू जो है ना ये 50 था, तो ये क्या करेगा, ये भी इसको अपडेट दे देगा, ये भी इसको अपडेट दे देगा, इसको ट्रंक लिंक बनाते ही। अभी ये अपडेट, जब भी ये वाला अपडेट जो है ना, आपका नया स्विच, जो पुराना स्विच आपके पास पड़ा था उसे नया करके आपने ये नेटवर्क के साथ लगाया, ये VTP अपडेट इसको देते ही ये स्विच क्या करेगा, उस VTP अपडेट में जो सीआर वैल्यू चेक करेगा कि मेरे पास जो अपडेट आ रहा है वो 50 के साथ आ रहा है और जो अपडेट जो मेरे पास सीआर वैल्यू है वो लोएस्ट है 10 है, तो इसका मतलब 50 वाला लेटेस्ट है। तो ये क्या करेगा, खुद की जो VLAN का डेटाबेस है ना उससे रिप्लेस कर लेगा और क्या करेगा, जो इसके पास VLAN डेटाबेस था जिसमें 50 और 70 VLAN आपका क्रिएट हुआ था, उसी के इन्फॉर्मेशन को वो क्या करेगा, खुद में अपडेट कर लेगा। और अपडेट करते ही ये फिर वही सेम इन्फॉर्मेशन आगे इसको भी दे देगा, ये भी सेम चीज करेगा, ये भी अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी अपडेट कर लेगा, क्योंकि सीआर वैल्यू इसके पास भी 10 है और यहाँ से जो अपडेट आ रहा है उसमें सीआर वैल्यू आपका 50 था, तो ये भी कर लेगा। फिर ये इसके पास इसको भी भेज देगा, ये भी क्या करेगा, खुद का चेंज कर लेगा और 50 और 70 VLAN ये भी बना लेगा, क्योंकि सीआर वैल्यू बड़े के साथ जो आपने जो पुराना स्विच लाके कनेक्ट कर लिया ना आपके नेटवर्क के साथ, उसका सीआर वैल्यू ज़्यादा था, तो उसको हम सबने प्रीफर करने लगे। तो इससे क्या हुआ, आपका जो पुराना नेटवर्क था ना, उस नेटवर्क का पूरे VLAN का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका डिलीट हो गया। जो नया अभी 50 और 70 यहाँ पे आप चला नहीं रहे थे, तो 50 और 70 में कोई यूजर है ही नहीं, तो पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो गया। 10-20 में आपका यूजर पड़े थे, तो 10-20 का कोई तो अभी इनएक्टिव पड़ गया ना आपका VLAN का इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आपका ट्रैफिक भी पास नहीं होगा, तो कोई भी यूजर के बीच कोई कम्युनिकेशन आपका नहीं है, कम्युनिकेशन टोटल आपका फेल हो गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, VTP सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम।
ठीक है, इसी तरह का जो प्रॉब्लम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वीटीपी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, आपको कभी कभी जब भी आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो तो आपसे पूछ लिया जाता है, आपका सवाल ऐसा होता है, कोई डायरेक्टली आपको वीटीपी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम क्या है कोई कोई तो पूछ लेते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्टली मैक्सिमम 70 to 80% लोग यही पूछते हैं कि अगर आपके पास एक पुराना नेटवर्क है और एक नया स्विच आप एक पुराना स्विच आपके पास पड़ा है ओल्ड वाला, उस ओल्ड स्विच को आप अपने नेटवर्क के साथ लगाने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन आपको देखना पड़ता है, क्या प्रिकॉशन आपको फॉलो करना पड़ता है उसको लगाने से पहले। तो उसको लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसके सीआर वैल्यू को जीरो करना पड़ता है। ठीक है, लगाने से पहले हमें वीटीपी में उसको क्या करना पड़ता है, उसका सीआर वैल्यू जो होता है ना उसको जीरो करना पड़ता है। और सीआर वैल्यू जीरो करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास क्या, डोमेन नेम चेंज करके हम कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट मोड बना के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका जब भी कोई स्विच, अगर आपके पास कोई भी कहीं पे भी आप काम करने के लिए जाते हो, उसमें वीटीपी एनाबल रहता ही रहता है सिस्को वाले स्विच पे, और हर स्विच के बीच में आपको ट्रंक लिंक देखने को मिलता है। तो इसलिए आप क्या करो, जब भी आप कुछ भी पुराना स्विच आपके पास पड़ा है और उसे आप लगाने के लिए जा रहे हो अपने नेटवर्क में, तो सबसे पहले उसे एक बार ट्रांसपेरेंट मोड, फिर सर्वर क्लाइंट जो भी बनाना है वो कर लो, या फिर आप डोमेन नेम को चेंज करके फिर से जो डोमेन नेम आपका जो चल रहा है इस नेटवर्क के साथ उसे आप क्या करो, फिक्स कर दो। ठीक है, तो ये आपका होता है वीटीपी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस को लगाने के लिए आपका जो सीआर वैल्यू है उसे जीरो कर लेते हैं। और नया डिवाइस जितने भी आप देखोगे सिस्को की तरफ से जितने भी स्विचेस आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े स्विचेस आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें आपका वीटीपी मोड सर्वर आपको देखने को मिलता है, और थोड़े स्विचेस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपका वीटीपी मोड जो है ना वो आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अभी के लिए जितने भी आपको लेटेस्ट मॉडल आ रहा है सिस्को की तरफ से उसमें आपको वीटीपी मोड जो है वो ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा स्टोरी था आपका वीटीपी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्या वीटीपी के जो मैसेजेस वगैरह है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा आपका हाई लेवल में चला जाता है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी वीटीपी का इन्फॉर्मेशन हमने देखा तो उसको एक बार हम वेरीफाई करेंगे और हम देखेंगे कि ये सारे इन्फॉर्मेशन सच में होता है कि नहीं होता है। तो ये स्विच वन के साथ मैंने कनेक्ट करके रखा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ पहले। दिखाई दे रहा है ना सबको, कोई एक बार रिप्लाई कर दो जी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वीटीपी को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, उसके बाद हम देखेंगे हमको क्या कॉन्फ़िगर करना है। हमारे पास एक कमांड होता है शो वीटीपी स्टेटस। ठीक है, ये आपका कमांड होता है शो वीटीपी स्टेटस, जो कि वीटीपी के जितने इन्फॉर्मेशन आपके हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन आपका वीटीपी का जो भी आपने कॉन्फ़िगर करके रखा है या कुछ भी आपने चेंजेस किया, तो पूरे वीटीपी का इन्फॉर्मेशन ये क्या करता है, आपको शो करा देता है। ये है इसका आउटपुट। ठीक है, और ये वीटीपी वर्जन कैपेबल, ये डिवाइस आपका 1 और 2 दोनों वीटीपी के वर्जन पे कैपेबल है। अगर मैं आपको इसे पैकेट ट्रेसर के ऊपर दिखाऊंगा ना तो आपको ये 2 दिखाएगा। ठीक है, 1 और 2 दिखाएगा आपको पैकेट ट्रेसर में। हालांकि 3 की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, 3 भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में अगर देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं पढ़ा दूंगा। तो इसलिए आपको 2 तक भी आपका काम हो जाएगा। और अभी के लिए जो भी वीटीपी हम पढ़ रहे हैं तो वर्जन 2 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी मेरा वीटीपी वर्जन कौन सा वाला, वीटीपी वर्जन 1 चल रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ लेटेस्ट डिवाइस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वीटीपी वर्जन जो है ना वो 2 आपको देखने को मिलेगा। जो भी सिस्को का नया डिवाइस वगैरह आ रहा है उसमें अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको वीटीपी वर्जन 2 देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका वीटीपी डोमेन नेम है, अभी के लिए ये नॉल है क्योंकि यहाँ पे डोमेन नेम की इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है, इसलिए आप इसे नॉल डोमेन बोलते हो। ये एक नया डिवाइस की तरह आप मान सकते हो, इसीलिए इसमें वीटीपी डोमेन नेम कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ भी डोमेन नेम सेट करते हो तो इस जगह पे ये आ जाता है। और यहाँ पे वीटीपी प्रूनिंग हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, एनेबल नहीं किया। वीटीपी प्रूनिंग क्या है हम आगे देखेंगे। तो इसको हमने एनेबल नहीं किया तो इसलिए आपका वीटीपी डोमेन जो प्रूनिंग मोड है ना ये आपका डिसेबल दिखा रहा है। और ये वीटीपी ट्रैप जनरेशन और ये डिवाइस आईडी, इस दोनों फील्ड को आप छोड़ दो। अभी के लिए हम और एक कॉन्सेप्ट छोटा सा एक देखेंगे कि आपका ये अपडेटर आईडी एक होता है। ये अपडेटर आईडी आपका बाय डिफॉल्ट क्या है, एग्जैक्टली आपका ये अपडेटर आईडी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
ठीक है। तो थोड़ी देर पहले एक छोटा सा सिनेरियो मैंने आपके पास लिया था, ये क्लाइंट स्विच था, आगे एक क्लाइंट स्विच आपके पास था, आपके पास एक VTP सर्वर 1 था और एक सर्वर 2 था, ठीक है। VTP जो अपडेटर आईडी आपको क्या बताता है, मान लो ये सर्वर का आपका IP आपने दिया था, इसमें अपडेटर आईडी आपने 1111 कॉन्फ़िगर किया था, इसमें 2.2.2.2 आपने कॉन्फ़िगर किया था, इसमें कुछ आपने चेंजेस किया, इसने अपडेट इसको दे दिया और इसने उसी अपडेट को, यहाँ से रिसीव किया हुआ अपडेट को खुद में इसने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। तो उसमें यह क्या करेगा, जब भी आप 100 VTP स्टेटस चेक करोगे अपडेटर आईडी आपको ये वाला IP दिखेगा। फिर इसके बाद थोड़ी देर में आपने सर्वर 2 से कुछ आपने चेंजेस किया और इसने सर्वर 2 के अपडेट जो इसके पास रिसीव हुआ ना, उसने उसके अकॉर्डिंग जो VTP इन्फॉर्मेशन खुद को अपडेट कर लिया। तो आपको यहाँ पे इस स्विच पे अगर आप 100 VTP स्टेटस करोगे तो आपको क्या होगा, अपडेटर आईडी ये वाला आईडी दिखेगा। मतलब लास्ट टाइम जो VTP का अपडेट मेरे पास रिसीव हुआ था, जिससे मैंने खुद को अपडेट किया है, वो कौन से वाले सर्वर से रिसीव हुआ था, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता है। कौन है वो, आपका अपडेटर आईडी। और बाय डिफॉल्ट आपका अपडेटर आईडी का इन्फॉर्मेशन आपका 000 जो होता है, और उससे आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आ गया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा VLAN फीचर के बारे में भी उसने रखा। तो VTP ऑपरेशन मोड बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था, कुछ स्विचेस जो है वो VTP सर्वर मोड पे आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको VTP सर्वर मोड ये बता रहा है, इसीलिए आपका जो है ना, ये आपका क्या बता रहा है, आपका VLAN सपोर्टेड लोकली आपका 1005 तक ये बता रहा है। अगर मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट मोड कर लेता हूँ, अच्छा ये आपका VLAN के लिए फीचर बता रहा है ना, मतलब VLAN.dat फाइल के लिए इन्फॉर्मेशन बता रहा है, इसलिए ट्रांसपेरेंट मोड पे भी वो 1005 के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन ये आपका ट्रांसपेरेंट मोड में आप 4094 तो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, स्टैंडर्ड रेंज के जितना VLAN आपके पास होता है वो VLAN.dat फाइल के अंदर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपका आता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, 1005 तक आपको दिखा रहा है। अभी ये नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN आपको बता रहा है, मतलब आपके पास अभी के लिए कितना VLAN आपका क्रिएट है। अगर मैं 100 VLAN ब्रीफ करता हूँ तो आप देख लेना, मैंने आपको बताया था आपके पास 5 VLAN ऑलरेडी क्रिएट होते हैं, एक आपका तो डिफॉल्ट VLAN और आपका FDDI और टोकन रिंग के लिए 4 VLAN आपका ऑलरेडी आपके पास क्रिएट होते हुए दिखते हैं। तो इसलिए ये क्या बता रहा है आपको कि आपके पास अभी के लिए 5 VLAN आपका क्रिएट हुआ है। और जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर या फिर आपका CR वैल्यू जो है वो आपको बता रहा है। तो यहाँ पे ये 0 बता रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी CR वैल्यू होता है ना, वो आपका बाय डिफॉल्ट कितना होता है, आपका 0 होता है। और MD5 डाइजेस्ट जो है, अभी के लिए हम इसे कल हम बात करेंगे। मतलब आपका क्या होता है, जब भी मैंने आपको बताया ना कि आपके डिवाइस कोई भी अगर अपडेट रिसीव करता है तो उसमें वो सबसे पहले आपका क्या करता है, डोमेन नेम चेक करता है, फिर पासवर्ड वगैरह चेक करता है। ऐसा वो नहीं करता है, ठीक है, ऐसा कभी भी वो नहीं करता है। आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको बताया, हालांकि ये फील्ड भी उसे चेक करने की ज़रूरत होता है। वो क्या करता है, डायरेक्टली ये MD5 डाइजेस्ट वैल्यू जो है ना, इसको चेक कर लेता है। और ये MD5 डाइजेस्ट वैल्यू आपका कौन कौन से इन्फॉर्मेशन से बनता है, आपका सबसे पहला इन्फॉर्मेशन इसमें क्या होता है, आपका जो डोमेन नेम आपका होता है, आपके पास अगर VTP पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर किया है तो उस पासवर्ड से होता है। उसके बाद VTP वर्जन से ये नहीं होता है, और एक फील्ड इसमें चेक किया जाता है, एक सेकेंड, ये वाले फील्ड में थोड़ा मैं भी भूल रहा हूँ, मैं आपको कल बता दूंगा। लेकिन CCNA के लिए अगर आप देखोगे CCNA CCNP तक, तो आपको देखने को मिलता है ये 3 चीज से बनता है, आपका डोमेन नेम, आपका VTP का जो पासवर्ड हो गया, और तीसरी चीज VTP वर्जन, ठीक है, इसके इन्फॉर्मेशन लेके ये बनता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो लेटेस्ट डिवाइसेस है ना, इसमें क्या है, अगर एक डिवाइस में आपका VTP वर्जन 2 चल रहा है, दूसरे डिवाइस में VTP वर्जन 1 है, तो उस केस में VTP वर्जन भी आपका इनहेरिट हो जाता है। जो हाईएस्ट वाला वर्जन यूज है उसी को अकॉर्डिंग दूसरा डिवाइस भी क्या करता है, खुद को कॉन्फ़िगर कर लेता है। तो ये थर्ड ऑप्शन के बारे में आपको थोड़ा देख के मेरे को बताना पड़ेगा, मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या करता है, आपका डोमेन नेम वगैरह पासवर्ड वगैरह चेक नहीं करता है। ये डिवाइस क्या करते हैं, जब भी मैसेज भेजने से पहले अपने डोमेन नेम और पासवर्ड वगैरह मिला के वो क्या करते हैं, एक MD5 डाइजेस्ट वैल्यू बना लेते हैं। ये होता है वो वैल्यू, उस वैल्यू को वो क्या करते हैं, अपडेट के साथ, जो भी VTP का अपडेट आगे देते हैं ना, उस अपडेट के साथ MD5 डाइजेस्ट का वैल्यू लेके रख के भेज देते हैं। और दूसरे डिवाइस एक्सेप्ट करते ही इस अपडेट को, MD5 डाइजेस्ट वैल्यू को डायरेक्ट वो भी क्या करता है, खुद के डोमेन नेम पासवर्ड वगैरह से एक MD5 डाइजेस्ट वैल्यू जो है जनरेट कर लेता है और दोनों को मैच कराता है। अगर सेम है तो अपडेट को एक्सेप्ट करता है, अगर सेम नहीं है तो उस केस में वो क्या करता है, अपडेट को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर आप VTP का मोड, अगर आप वर्जन चेंज करना चाहते हो तो आपके पास ये कमांड है, VTP वर्जन
उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे। पैकेट ट्रेसर में आपको 2 देखने को मिलेंगे, आप 1, 2 या 3 कुछ भी। हमारे पास 1 वर्जन चल रहा है, अगर हम 2 में चेंज करना चाहते हैं तो ये कमांड हमारे पास होता है VTP वर्जन, उसके बाद वर्जन का नंबर। ये आपका होता है VTP वर्जन चेंज करने के लिए। और अगर आप VTP का मोड चेंज करना चाहते हो, सर्वर बनाना चाहते हो, क्लाइंट बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, तो उस केस में आपके पास ये कमांड है VTP मोड। उसके बाद आपके पास जो भी आपको बनाना है, क्लाइंट या ऑफ स्विच आपको बनाना है, या सर्वर स्विच बनाना है, या ट्रांसपेरेंट स्विच बनाना है, जो भी ऑप्शन आपको बनाना है उसको आप डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम VTP के अगर पासवर्ड आप सेट करना चाहते हो तो आपके पास ये कमांड है VTP पासवर्ड। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपको देना है आप पासवर्ड दे दो। मैंने 1 2 3 पर अगर मेरे को सेट करना है तो मैंने 1 2 3 पर VTP पासवर्ड दे दिया। और एक आपके पास है VTP डोमेन नेम चेंज करने के लिए, ठीक है। तो डोमेन नेम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो VTP डोमेन का एक कमांड आता है। उसके बाद आपने जो भी डोमेन नेम आपको देना है, मैंने ABCD दे दिया, डोमेन नेम आपका इसने लिख दिया, देखो चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम नॉल टू ABCD, ठीक है। उसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन दे दिया। और ये आपका एक नोटिफिकेशन, डोमेन नेम चेंज होते हैं आपके पास एक सिस्लॉग का मैसेज जो है या फिर सिस्टम नोटिफिकेशन जो होता है वो आपका जनरेट हो गया। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपका VTP का होता है। और इतने सारे आप चेंज कर सकते हो। अभी के लिए अगर मैं आपको VTP स्टेटस दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 1 दिखा रहा होगा। आज थोड़ा टाइम नहीं है, हम कल इसके बारे में पूरा देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर आपका 0 है क्योंकि हमने कुछ चेंजेस नहीं किया था, हालांकि मैंने वर्जन तो चेंज किया था ना। अच्छा, इसको हमने ट्रांसपेरेंट बना के रखा है ना, इसलिए आपका चेंज नहीं हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, VTP मोड सर्वर कर लेते हैं। ये सारे कमांड चलाने से हमारा जो है ना VTP का जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है ना वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम VTP का वर्जन भी चेंज करते हैं ना, वर्जन मान लो मैंने 1 कर लिया, फिर उसके बाद मैंने चेंज करके 2 कर लिया, तो VTP का वर्जन चेंज होते ही आपका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। जितने बार वर्जन भी आप चेंज करोगे आपके कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जो है वो इंक्रीज बाई 1 हो जाता है। हालांकि आज के लिए इतना ही। कल हम इसका पूरा प्रैक्टिकल करके पूरे प्रैक्टिकल के बाद क्या चेंजेस आता है क्या चेंजेस नहीं आता है कल वाले क्लास पे हम देखेंगे।